जरा मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी अब वापस कोशिश कर रहा है एक बार ग्रीन में ट्रेड करने की, तो हाइज और लोज दोनों को रिस्पेक्ट कर रहा है इस समय। बैंक निफ्टी आज का स्टार पॉकेट 400 पॉइंट ऊपर, और इसका पूरा श्रेय जाता है कोटक महिंद्रा बैंक को, जो इस समय करीब करीब 10% सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ बड़ी तेज़ी से। दूसरी तरफ निफ्टी आईटी रेड में है, जबकि यहाँ पर भी आज एक हीरो मिला हमें निफ्टी आईटी में भी। हालांकि डे लो के करीब है, लेकिन विप्रो आज का दूसरा हीरो ऑफ द डे, यहाँ पर करीब करीब 8% के गेंस रहे। लेकिन उसके अलावा बाकी आईटी स्टॉक थोड़े से वीक रहे। इसके अलावा टॉप गेनर्स में वोडाफोन आइडिया, कोई ट्रेड नहीं हुआ यहाँ पर क्योंकि खुला ही 10% के सर्किट पर आपको एक फ्लैट लाइन दिखाई देगी। कोई ट्रेड आप ले नहीं पाए होंगे, या अगर ले ली होगी तो होप कर रहे होंगे कि सर्किट कब खुले। उसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स 7% ऊपर, इंडस टावर 4% ऊपर, हेवल्स 2% ऊपर, और जो स्टॉक्स नीचे हैं उनमें श्रीराम फाइनेंस, इंडियन होटल्स, नायका, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको OFSS जहां पर आपको गिरावट दिखाई देगी। वीरो जी हाँ, तो ये अब तक की छोटी सी समरी है। और एक और चीज़ जो कि बाजार के लिए अभी तक सहायक है और जो निफ्टी आईटी के प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज करती हुई, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज 1313 पे डे हाई के आसपास एक बार फिर से आने की कोशिश करता हुआ, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो है वो रीगेन करता हुआ। रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसको अभी एक बड़ा एवरेज पार करना है। बात करेंगे इस पर, लेकिन एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से अमित जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आपका आज का कन्विक्शन आइडिया क्या है? दो ट्रेड्स आपके। जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने देखा कहीं ना कहीं HCL ने अच्छा किया, BEL इज ऑल्सो डूइंग वेल। इसने अपना 10 और 20 डेमा क्रॉस किया और यहाँ पे काफी ट्रैक्शन नजर आ रहा है। एक मीन रिवर्जन रिवर्सल ट्रेड नजर आ रहा है यहाँ पे, तो BEL बाय करें। 280 का स्टॉप लॉस रहेगा, 295 के हमारे टारगेट्स रहेंगे BEL में। दूसरा स्टॉक रहेगा NTPC, ये लास्ट वीक भी रिकमेंड किया था, इसमें कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ है और यहाँ पे 340 से लेके 345 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 325 का। ओके, चलिए ये इस समय अमित जी की दो ट्रेड्स। सचिन, गुड मॉर्निंग अगेन। सचिन, आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी अगेन। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉन्ग शॉट इक्वेशन रखना है। यहाँ पर क्लियरली बैंक्स में जो मोमेंटम मिला है मुझे कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से, मुझे लग रहा है बैंक्स थोड़े से स्टेडी रह सकते हैं। एंड आईटी पे थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यूड होगा। तो डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है। कोफोर्ज में लगातार सेलिंग प्रेशर बढ़ते नजर आया है। एंड वापस एक फ्रेश ब्रेकडाउन इसने 8600 के आसपास एग्जिबिट किया है। एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन है डेली एंड 60 मिनट्स चार्ट पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 8230 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर कोफोर्ज में मुझे लग रहा है अभी भी शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 8630 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है HDFC बैंक में एक अच्छा बेस बनाने का प्रयास हो रहा है। 1620 के आसपास का सपोर्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहा है। एंड जिस तरीके से इसने 1640 का लेवल फिलहाल निकाला है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। मेजर मोमेंटम थ्रस्ट 1665 के ऊपर एग्जिबिट होगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1665 का। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1620 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल भी बने। एक अच्छी रैली बन सकती है अराउंड 1685 तक की। तो खरीदारी करनी है HDFC बैंक के फ्यूचर्स में। ओके, HDFC बैंक फ्यूचर्स को बाय करना है आपको। और अब चलते हैं नीरव के पास। नीरव, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स आज के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। देखिए, मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि एक लॉन्ग एक शॉर्ट लेके जाइए। ये जो मार्केट है काफ़ी वोलेटाइल है, तो दोनों ही साइड के ट्रेड होने चाहिए। पहला जो ट्रेड है वो सेल साइड में है। M&M में एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है 3200 के आसपास। उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन किया है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक और नीचे जा सकता है। करंट लेवल से आप बिकवाली करके चले। 2948 का इसमें फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे में अराउंड 2800 तक के इसमें टारगेट नजर आ सकते हैं। दूसरा जो कॉल है वो बाय कॉल है। फाइनेंशियल्स और बैंकिंग, जैसे कि सबने कहा, काफी बेटर कर रहा है। फाइनेंशियल्स में LTF, L&T फाइनेंस, ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न अभी बना रहा है रिवर्सल का। आई बिलीव करंट लेवल से ये स्टॉक ऊपर में 155 तक जा सकता है। तो L&T फाइनेंस करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 136 का रहेगा कैश में, ऊपर में अराउंड 155 का टारगेट रहेगा। LTF ये हो गई एक और पिक।
राजेश जी की कॉल्स बाकी हैं। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड्स। अनुज जी देखिए, दो दो ट्रेड होगी और दोनों बाय साइड की ट्रेड्स होगी। इसमें से पहला ट्रेड होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। मुझे लगता है एक बहुत ही डिसेंट कंसोलिडेशन है अबव 590। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 593 का है। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें 590 के ऊपर बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ ₹5, दैट इज 585। मेरे हिसाब से यहाँ पे इनिशियल कंसोलिडेशन के बाद एक स्विंग मिलेगा जिसका टारगेट होगा करीबन 610 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा, दैट विल बी ग्रासिम। मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर पे थोड़ी नजर रखे, उसमें से जो ग्रासिम है यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न है। पिछले 3 दिनों का हाई इसने सरपास किया है और ये चैलेंज कर रहा है अभी 2400 के लेवल को। इवेंचुअली मुझे लगता है ये 2400 निकालेगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा स्विंग का वो रहेगा 2440 से लेके 2470। तो ग्रासिम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 2365 का, देन इट डेज लो का। चलिए अब बात करते हैं कुछ मार्केट के टेक्निकल लॉन्ग टर्म टेक्निकल सेटअप की। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। राहुल जी, निफ्टी ये पेन कब तक रहने वाली है और कितनी डाउनसाइड दिखती है आपको यहाँ से? क्या रीसेंट लो जो था 23,050 का, उसको एक तरीके का बॉटम समझा जाए या वो टूटेगा? क्या हम 22,000 तक भी बढ़ेंगे? या गुड मॉर्निंग अनुज जी। आई थिंक ये एक लास्ट लेग है। ये जो सारा जो हमारा पेन पीरियड है उसका एक कैपिचुलेशन लो हमें लगता है कि आने वाले 8 से 10 सेशन में देखने को मिल सकता है। अब जो हिसाब से लाइक पूरा लाइक 13 दिसंबर से लेके जो एक नया दौर मंदी का चालू हुआ उसमें रिलायंस ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। तो इसके पहले वाला जो फेज था उसमें रिलायंस एक तरह से ड्रैग कर रहा था निफ्टी को। बट एक यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग है कि पिछले एक महीने के इस पीरियड में रिलायंस ने आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। लास्ट वीक में भी यहाँ पर तकरीबन 6% की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और कहीं ना कहीं जो एक रीजन था मार्केट फॉल का वो अभी मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक एक सिल्वर लाइनिंग यहाँ पर डेफिनेटली जरूर बिल्डअप हुई है। प्राइवेट बैंक्स अभी भी काफी प्रेशर में है और आईटी जो कि एक तरह से डिफेंसिव था एक तरह से ड्रैगर बन चुका है निफ्टी इंडेक्स के लिए। सो इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग, सेक्टर रोटेशन और साथ में जो हिसाब से निफ्टी का टेक्निकल सेटअप है इसको देखकर हमें लग रहा है कि अच्छी संभावना है निफ्टी के अंदर आपको एक 22,700 22,800 के आसपास का एक पैनिक लो देखने को मिले, कैपिचुलेशन लो देखने को मिले। आई थिंक वहां पर निफ्टी एक बॉटम बना के चल सकता है और फिर वहां से जो रिकवरी आएगी हमें लगता है कि निफ्टी आपको पोस्ट बजट आपको शायद 24,500 25,000 के लेवल भी दिखा दे। सो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक नेक्स्ट 5 से 10 सेशन में आप जिस दिन निफ्टी आपको 300-400 पॉइंट नेगेटिव मिले, जिस दिन एक डीप करेक्शन आए उस दिन आप बाय करके चले। इस डाउन मूव को आप पुट्स के जरिए प्ले करके चल सकते हैं। अगर ट्रेडर है शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना है तो 30,000 के जो पुट ऑप्शन है मंथली वाले उन्हें बाय करके चले। बट ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक जो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इंक्रीमेंटली यहाँ पर बेहतर होता जा रहा है लॉन्ग पोजीशंस के लिए। शायद बजट वो एक इवेंट होगा पाइवेटिल जो मार्केट को एक तरह से बूस्टर देगा। शायद रेट कट होगा। आई थिंक मार्केट ही इसे कंफर्म करेगा लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि एक फाइनल लेग ऑफ करेक्शन, फाइनल लेग ऑफ क्रैकडाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ सेशंस में। ओके अच्छा, ठीक है। तो इस मूव को 24,500 को फिर क्या लीड करेगा? क्या रिलायंस साइन दे रहा है लीडरशिप के या कोई और स्टॉक लीड करेगा? जी हाँ, देखिए लॉन्ग शॉर्ट अप्रोच रखिए। लॉन्ग में क्लियरली निफ्टी 50 में अगर हम स्कैन करें तो रिलायंस की लीडरशिप है। इनफैक्ट रिजल्ट के बाद इसने जो 1300 का एक रेजिस्टेंस था जहां पर कॉल राइटर्स मौजूद थे उस लेवल को निकाला है। मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली 1400 तक रिलायंस बढ़ता हुआ दिख सकता है, यानी कि तकरीबन 100-125 पॉइंट की रैली रिलायंस में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। सो अगर आपका महीने भर का पर्सपेक्टिव है तो रिलायंस में लॉन्ग करके चल सकते हैं। शॉर्ट अप्रोच आप आईटी में लेके चल सकते हैं। जो फ्रेश ब्रेकडाउन हमें आज देखने को मिला है कोफोर्ज में है। कोफोर्ज में 8500 का सपोर्ट लेवल ब्रीच हुआ है और नीचे में हमें लगता है 8200 तक के टारगेट्स कोफोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। या तो आप इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं 8650 के स्टॉप लॉस से, या फिर आप 8400 के जो पुट ऑप्शंस है तकरीबन 225-230 के रेंज में ट्रेड हो रहे हैं, इन पुट ऑप्शंस को बाय करके चल सकते हैं इस डाउनसाइड को प्ले करने के लिए। तो लॉन्ग शॉर्ट अप्रोच रखिए क्योंकि मार्केट इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। और जहां तक हमें लगता है कि आईटी है, आईटी के अंदर डिसअपॉइंटिंग रहा है रिजल्ट्स और जो हिसाब से आईटी इंडेक्स ने एक नया लो बनाया है, हमें लगता है कि आने वाले सेशंस में यहाँ पर और नीचे की तरफ ड्रैग दिखता हुआ दिख सकता है। ओके अच्छा राहुल जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपने अपनी टिप्पणियों में
अपने इस एनालिसिस में बजट को एक बड़ा इवेंट मानते हुए उसको एक ऐसा इवेंट माना है जो कि बाजार की दिशा दशा बदल सकता है। ऐसे ही कुछ सेक्टर्स जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसिटिविटी होती है बजट के साथ, उसमें कैपिटल गुड्स भी है जो कि आपका ओवरसोल्ड भी है। यहाँ पर आपकी रीडिंग क्या कह रही है? जी आप देखिए, बजट के एंटिसिपेशन में थोड़ा एक हमने लास्ट वीक में देखा कि पीएसई इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। आज हमने देखा कि जो डिफेंस स्टॉक्स है उनमें पॉजिटिव ट्रैक्शन है। कैपिटल गुड्स के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर एक तरह से ट्रैक्शन रहेगा, और इसमें हमारा जो ध्यान है लार्सन एंड टूब्रो में है। यहाँ पर एक लाइक स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया है। तकरीबन जो नवंबर का लो था वो अभी तक स्टॉक के अंदर ब्रीच नहीं हुआ है, और हमें लगता है कि यहाँ पर अगर आपका 2 से 3 महीने का व्यू होता है एज एन इन्वेस्टमेंट बाय, एलएनटी के अंदर सेटअप काफी बढ़िया है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर में हमें लगता है कि आपको वापस जो 4000 के आसपास के जो हाईज थे जो हमने दिसंबर में देखे थे, रीअटेन होते हुए दिख सकते हैं, और शायद वो लेवल निकलता हुआ भी दिख सकता है। सो कैपिटल गुड्स में आई थिंक एलएनटी सबसे बेस्ट पिक रहेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर काफी अच्छी है बाकी स्टॉक से कंपैरिजन में, और एज ए डिलीवरी बाय आप लार्सन एंड टूब्रो में बाय करके चल सकते हैं बजट के हिसाब से। ओके, ये हो गया डिलीवरी बाय एलएनटी फॉर बजट पर्सपेक्टिव। एक दो स्पेस और जो कि पिछले कुछ दिनों के चार्ट पैटर्न्स और अपने ओआईज में होने वाली तब्दीली के कारण काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं। राहुल जी, उसमें है केमिकल बास्केट। आप स्पेशली एसआरएफ को देखिए, आप नवीन फ्लोरिन को देखिए, आप आरती इंडस्ट्रीज में अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। इस स्पेस में आपको कुछ अच्छा नज़र आ रहा है? ये केमिकल्स पेचीदा जरूर रहता है। लाइक इसमें ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिलते। हमने पास्ट में भी देखा है कि 10-15 दिन का मूव आता है फिर फिजल आउट हो जाता है। लेकिन अब इनफैक्ट खास करके जो वॉल्यूम्स हुए हैं, नवीन फ्लोरिन का सेटअप हमें सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग लगता है। 9 जनवरी को एक बड़ा वॉल्यूम कैंडल यहाँ पर बना था, उसके बाद लगातार स्टॉक ने अगेंस्ट मार्केट यहाँ पर स्ट्रेंथ बनाई रखी है। मुझे लगता है कि सूनर देन लेटर आपको इसमें जो जनवरी का जो हाई है 4000 के आसपास का निकलता हुआ दिखेगा। और ओवरऑल अगर हम इसे जूम आउट करके देखें तो हेडरूम जो है वो काफी बड़ा है। तकरीबन 4500 तक की जगह भी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। सो इसे आप स्टैगर्ड तरीके से बाय करें, थोड़ा यहाँ पर बाय करके चले। जैसे जैसे ट्रेंड मजबूत होती जाएगी आप ऊपर की तरफ पिरामिड करते हुए चल सकते हैं। और इस सेक्टर जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, सस्टेन्ड मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, इसलिए स्टैगर्ड अप्रोच है। जैसे जैसे स्टॉक में लेवल्स निकलेंगे, जैसे इमीडिएट लेवल एक है 3850 का, 3850 के बाद 4000, और उसके बाद इवेंचुअली हमें लगता है कि 4500 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो केमिकल्स में लाइक सिलेक्टिवली आप फोकस करके चल सकते हैं। इस स्टॉक का सेटअप हमें सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग लगता है। साथ में आई थिंक एनबीएफसीज की यहाँ पर बात की जा सकती है, खास करके जो बजाज ट्विंस है इनमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। यानी कि बैंक निफ्टी ने नया लो बनाया, निफ्टी ने नया लो बनाया, लेकिन बजाज ट्विंस कहीं ना कहीं अभी भी अपने लो से काफी दूर है और रिलेटिव स्ट्रेंथ एग्जिबिट कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा बेस बन चुका है स्टॉक को। तकरीबन 6800 के आसपास हमने देखा कि ये बेस बना दिसंबर महीने में, और उसके बाद पूरा जनवरी अभी तक यहाँ पर एक फ्रेश लो नहीं बना। इनफैक्ट बड़ा मूव आने के बाद कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सो 7700 के टारगेट्स के लिए आप बजाज फाइनेंस में व्यू पॉजिटिव रखें। मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत फेवरेबल है। थोड़ा यहाँ पर बाय करें 7200 के आसपास, अगर 70 बनाए तो वहां पर ऐड करें। 7000 का स्टॉप लॉस रहेगा, और हमें लगता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्पेशली रेट कट के आसपास देखने को मिल सकता है बजाज फाइनेंस में। ओके, बजाज फाइनेंस पे आपका ये व्यू है। अच्छा, एक दो पॉकेट्स को और राहुल जी इस डिस्कशन में यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, जहाँ पे शायद आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, बट मोर और लेस वो स्टॉक बहुत स्ट्रांग रहे हैं। आप देखिए, चाहे वो जुबिन फूड्स हो, चाहे वो इंडियन होटल्स हो। इंडियन होटल्स आज बैकफुट पे है। आप हुडको को देखिए। एक दो पॉकेट्स, इंडिविजुअल पॉकेट्स, आप बीएससी को देखिए, आप कैम्स को देखिए, आप एमसीएक्स को देखिए। अभी इंडिविजुअल पॉकेट्स में यहाँ पे कहाँ इंटरेस्ट है आपका? जी आई थिंक जो एक फिल्टर हम लगा रहे हैं हमारे टेक्निकल स्टडीज में वो ये कि कौन से वो स्टॉक्स है जिन्होंने दिसंबर लो बनाया, जनवरी लो उससे हाई, यानी कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे स्टॉक्स ने रिलेटिव परफॉर्मेंस दिखाई है। तो यहाँ पर एक सेटअप सबसे इंटरेस्टिंग हमें लगता है एस्कॉट्स के अंदर।
यहाँ पर दिसंबर लो बना 3100 के आसपास और जनवरी में लगातार ये स्टॉक हायर लोज और हायर हाइज बनाते हुए चल रहा है और यहाँ पर हमें लगता है कि जो एक तरह से अगेंस्ट द मार्केट मूव देखने को मिला है, यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ बनती हुई दिख सकती है। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एस्कॉर्ट्स को बाय किया जा सकता है इन लेवल्स के ऊपर। यहाँ पर एक डेथ क्रॉसओवर जरूर हुआ था दिसंबर महीने में, लेकिन फ्रेश सेलिंग देखने को नहीं मिली। अब हमें लगता है कि गोल्डन क्रॉसओवर हो जाएगा आने वाले समय में, आने वाले 2 से 3 वीक के अंदर और मुझे लगता है कि वापस 4200 के लेवल्स यहाँ पर रीअटेन होते हुए दिख सकते हैं। सो फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव एस्कॉर्ट्स को बाय करके चला जा सकता है। काफी बेहतरीन सेटअप है। यहाँ पर आप 3400 का स्टॉप लॉस लगाए लॉन्ग पोजीशंस के लिए या फिर कॉल ऑप्शंस आप फरवरी के बाय करके चल सकते हैं, जहां पर हमें लगता है कि एक बड़ा मूव आई थिंक इस स्टॉक के अंदर ड्यू है, खास करके जो रिलेटिव पोजीशनिंग निफ्टी के साथ यहाँ पर काफी बेहतरीन देखने को मिल रही है इस वोलेटिलिटी वाले पीरियड में। चलिए राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया अब हमसे इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दिया चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी जुड़े हैं। देवेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काफ़ी वीकनेस है मार्केट में, रैली टिक नहीं रही है कोई भी, ये कब तक चलेगा आपके हिसाब से और इन्वेस्टर्स क्या करें? गुड मॉर्निंग अनुज। जो मेरा ऐसा एक मानना है कि जब तक एक बार डॉलर की स्ट्रेंथनिंग के और रुपी की वीकनेस के ऊपर क्लैरिटी नहीं बनती है, तब तक एफपीआईज आर गोइंग टू बी रिलेंटलेस सेलर्स एंड उनका जो स्लो एंड ग्रेजुअल जो डिलीवरी चल रहा है मार्केट के अंदर, तो इसके हिसाब से मार्केट ड्रैग होते जा रहा है। In normal situation in any other markets of the world, when the depth is enough, वो अपना माल बेच के निकल जाते हैं, इतना लंबा तक उनको खींचना नहीं पड़ता है। बट ये मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेप्थ इन द कैश मार्केट, they constantly I think drag the market by offering their sell portfolios in for a longer period of time. तो ये जो प्रक्रिया चालू है उसके अंदर ज्यादातर महत्वपूर्ण आई थिंक इन्फ्लुएंस है डॉलर का स्ट्रेंथनिंग होना यानी रुपये का वीक हो रहा है। उसके हिसाब से उनके पोर्टफोलियो के अंदर जो डेंट आता है वो ये कारण है उसका कि जिसके लिए वो आई थिंक कांस्टेंट सेलर्स है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं बनती है, इमर्ज नहीं होती है, तब तक मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट ऐसे ड्रैग होते रहेगा। मे बी डाउनसाइड लेवल्स आर नाउ लिमिटेड, मार्केट ने काफी करेक्शन दे दिया है, तो करीबन 23,200 22,800 के बीच में एक जो रेंज है उसके अंदर मार्केट एक बार कंसोलिडेट हो जाता है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वहां से ऊपर आने की अच्छा ही उसके ऊपर चॉइस रहेगी। Maybe the catalyst could be the budget, maybe the catalyst could be the fall in the dollar index, maybe the catalyst could be going forward we have a participation of some of the large investors in the market. So ये दो तीन चीज के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। Of course, I think the RBI rate cut in February would also get added to this particular list. अच्छा आज देवेंद्र जी जो सबसे शानदार स्टॉक रहा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। आपका इन हाउस क्या व्यू है स्टॉक पर और इतने समय के बाद हमने इस तरीके के मूव्स देखे हैं आज कोटक में? मैं बहुत क्लोजली अनुज ये कंपनी को वॉच करता हूँ। आई थिंक अमंग द लेंडर्स the Kotak and the Bajaj, probably I think they demonstrate a very significant amount of maturity. They are not getting euphoric जब ये market के अंदर ऐसी कोई situation आती है तभी. At the same time, I think they remain very conservative in lending. Or I think that is the reason for which they underperform in given situations and then they start performing well in the most challenging situations. आज Bajaj and Kotak kind of companies, they perform in the challenging most times. कि जहाँ पे छोटी कंपनियां, छोटे बैंक्स स्ट्रगल भी कर रहे हैं, at the same time larger banks are finding it difficult to even manage the CASA ratios also. These banks have actually systematically created their positions in the marketplace. So I think the business wise they are relatively much more stable. Even the result जो देखे कोटक के तो भी I think मैं validate होता है ये व्यू पॉइंट कि उन्होंने काफी हद तक अपना पोर्टफोलियो स्टेबल रखा है और बाद में I think they have started expanding the long roots. तो ये I think reflect हो रहा है क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर. We remain cautiously optimistic about all the prospects going forward. मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे री-रेटिंग का स्कोप अच्छा है कोटक के अंदर for about 10 to 15% upside from current levels. ओके देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। सर ये रिलायंस नंबर्स के बाद स्पेशली क्योंकि इसकी पोजीशनिंग काफ़ी नेगेटिव थी, काफ़ी करेक्ट हो चुका था, आपको लग कैसा रहा है और क्या ये निफ्टी को रिक्वायर्ड पुश दे सकता है? थोड़ी आउट परफॉर्मेंस इसके पास ही हो सकती है क्या? सो गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। मैं ऐसा समझता हूँ कि रिलायंस के अंदर पार्टिसिपेशन बनना जरूरी बनता है। जो लास्ट क्वार्टर के अंदर सम ऑफ द लार्ज इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स who moved out of the company for whatever reasons,
I believe that I think some large investors acquiring the position once again back in the counter could be the catalyst for further upside. Fundamental के माध्यम से देखें तो none of the verticals are showing any kind of weakness. That is what I would like to add. Be it O2C business, be it exploration business, be it consumer-facing businesses like Geo platform, as well as the retail. मैं नहीं मानता हूँ कि वहाँ पे कोई जगह पे weakness दिख रही है. On the contrary, मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे ये सब business के अंदर एक अच्छा growth traction बना हुआ है. For example, Geo platform is expected to grow, I think 20% plus rate of CAGR growth for next 4-5 years. So from that perspective too, I think this company is becoming sizable. Retail is expected to grow at around 15% with protecting margins by way of adding their own brand portfolio. At the same time, going into the premiumization space in the SKUs and the omni-channel model that they are operating with AGO. तो मैं समझता हूँ कि ये कंपनी आई थिंक डेफिनेटली दोनों कंज्यूमर फेसिंग businesses are showing robust signs of growth. Leave aside the commodity part of the O2C business for a while. But overall, I think the earning proposition remains, I think, extremely strong for Reliance as a whole. Maybe some new buying coming in will stabilize the stock price. अच्छा देवेंद्र जी, ये बजट से पहले PSUs और मोस्ट स्पेशली इन रेलवेज या फिर डिफेंस में आप लोगों ने कुछ चेस किया है, क्योंकि करेक्शन काफ़ी थी सब्सटेंशियल प्राइस कट्स के बाद, कूलिंग ऑफ के बाद, क्या अट्रैक्टिव लग रहा था आपको? So I think ये करेक्शन मीनिंगफुल आया है प्राइस के अंदर, आई एग्री विद यू. बट जो मार्केट एक ग्रोथ अजम्पशन करके चल रहा था कि 40-50% रेट ऑफ ग्रोथ विल कंटिन्यू फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मैं नहीं मानता वो रियलिस्टिक अजम्पशन है. क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट के एलोकेशन ऑफ फंड्स सालाना होते हैं और सालाना फंड्स की जो एलोकेशन होती है उसके अंदर प्रभाव रहता है कि रेवेन्यू में कितना ग्रोथ है. फॉर्चुनेटली दी डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, दोनों रेवेन्यू के अंदर आई थिंक ग्रोथ एक स्टेडी रेट पर आ रहा है. तो गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू स्पेंड आल्सो इज आई थिंक ऑन स्टेडी टर्म्स. मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो बजट एलोकेशंस है ये साल के अंदर जो करीबन 11,10,000 करोड़ का एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया था, वो शायद 10% और बढ़ा सकते हैं. मे बी आई थिंक यू कैन सी 12,25,000 काइंड ऑफ एलोकेशन इन द करंट बजट. And if that happens, then defense, railways, manufacturing, each of these sectors, even constructions, जो ये क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जुड़े हैं, इस सब के अंदर आई थिंक एक अच्छी ऑर्डर बुक या ग्रोथ आने की संभावना रहती है as far as the corporate activity is concerned. So that part remains extremely strong proposition. But उसको ज्यादा वैल्यूएशन आप देके समय से ज्यादा महंगा कर देंगे तो शायद मार्केट के उसके लिए वेट करना पड़ेगा. मैं मानता हूँ कि एक्सपेंसिव फीस आर एट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम for many of these companies, और वो जब तक रेशनलाइज नहीं होते हैं विद टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, मैं समझता हूँ कि आई थिंक थोड़ा बहुत आपको पेइंग फैक्टर देखना पड़ेगा एज फार एज आई थिंक द अपसाइड इन द स्टॉक प्राइस इज कंसर्न्ड डिस्पाइट ऑफ गुड अर्निंग्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंपनीज. क्या देवेंद्र जी, क्या बोला आपने? पेंट सेक्टर, पेंट स्पेस पे? धीरेन्द्र, आई थिंक द एनवायरनमेंट रिमेन्स कॉम्पिटिटिव. जहां तक हम ऑन ग्राउंड चेक करते हैं उसके अंदर एक चीज हमें सामने मिल रही है कि द न्यू कमर्स, द कंपटीशन, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, they are offering larger amount of discounts to distributors in order to get the market share. So to an extent, I think the existing companies like Asian Paints, Berger Paints, they would have a challenging time going forward because I think they may have to also revise their commercial terms with the distributor. As far as demand growth is concerned, that is largely stayed, I think, improved because of the higher amount of disposable income in the hands of people. So that factor is not a challenge. And at the same time, जो पिछले क्वार्टर्स के अंदर पेंट कंपनियों को इनपुट कॉस्ट का जो थोड़ा बहुत एक प्रेशर रहा था, वो भी मेरे ख्याल से काफी हद तक संभल चुका है. Maybe I think that is not seen as a pressure further as far as I think the margins are concerned from the input cost side. So all in all put together, I think except the pressure due to the competition in the marketplace, rest of the things are remaining equal. Maybe some re-rating may happen because a sharp fall has happened into the stock prices. थोड़ा बहुत re-rating होने की संभावना आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं. देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. अपना एक महत्वपूर्ण विचार आपने सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे शेयर किया. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर. निफ्टी लेके आइए, इट्स 23242. अगर आप डेलो से कंपेयर करें, 30, 40, 50, 60, 70 अंकों का पुल बैक, एक मीनिंगफुल पुल बैक डेलो की ट्रैजेक्टरी से आप देख चुके हैं.
और निफ्टी बैंक आज का सबसे क्रिटिकल इंडेक्स 49,000 के जोन को बाइसेक्ट करके ट्रेड करता हुआ थैंक्स टू कोटक, आईसीआईसीआई बैंक एंड अब आपकी स्क्रीन पे पूरा बैंकिंग बास्केट वाइब्रेंट अच्छा मुंह देता हुआ एसबीआई एट है। मैं विषय को थोड़ा सा यहाँ से बदलूंगा और अब एक काम करते हैं, कर्निंग्स को लेकर बातचीत करते हैं। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर्स आपने सुबह देखे ही होंगे और इन पे बातचीत करने के लिए सीएफओ गोपाल बालाचंद्रन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं एग्जैक्टली जानना चाहूँगा थोड़ा सा इनफैक्ट आपसे ये Q3 के नंबर्स की बारीकियाँ और स्पेशली जो आपका मार्केट शेयर, जो बाजार हिस्सेदारी ट्रेंड है, दिशा है, वो हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस स्पेस पे इस पर दिख कैसी रही है और दिशा क्या रहेगी इसकी? Q3 की जो परफॉर्मेंस रही है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, आई थिंक उसकी आउटकम अगर आपने देखा होगा कि आई थिंक हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। बट सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, अगर आप ग्रोथ भी देखें इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ऑन अ 9 मंथ बेसिस फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्री की ग्रोथ रही है 7.8%। आईसीआईसीआई की लोम्बार्ड जो है 9 मंथ्स में हैज बीन अबाउट 10.3%। तो जो पहले भी मैंने कहा था कि रिलेटिव टू इंडस्ट्री आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो आउट परफॉर्मेंस रहेगी तकरीबन बिटवीन 100 to 200 बेसिस पॉइंट्स के दौरान रहेगी एंड एक्चुअल रिजल्ट्स भी अगर आप देखेंगे विद इन दैट रेंज में रहा है। सो इन जनरल वेरी वेरी सेटिस्फाइंग क्वार्टर हमने जो देखा है। हमारी जो अप्रोच है टू राइटिंग रिस्क इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ, तो वी हैव बीन काइंड ऑफ स्टिकिंग टू दैट एंड हेंस जो आप आउटकम देख रहे हैं in terms of top line growth और in terms of profit और combined ratios, सारी जो metrics जो है is pretty much in line with our expectations. But having said that, I think हमारे लिए I think there is काफी कुछ हम कर सकते हैं, whether in terms of growth की बात करें या अगर आप claims की बात करें या even efficiencies की बात करें। I think there is a lot that we can obviously work on as an institution and हमारी कोशिश यही रहेगी कि we are able to kind of work on all of those and continue to deliver an outcome which will be relatively sustained profits over very long periods of time. ओके गोपाल जी, मैं आता हूँ जो अभी जिसका जिक्र है, जिसका उल्लेख आपने किया आपके कंबाइंड रेशो के बारे में, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के चलते अगर आप देखें उसमें वो जो मनूवरिंग वो नज़र आ रही है, बट एग्जैक्टली वो एडजस्टेड कंबाइंड रेशो कहाँ पर रोटेट इस वक्त फ्लोट कर रही है? हम जो इंश्योरेंसेस ऑफर करते हैं कस्टमर्स को, उसको पहले आप क्या तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो हमारे इंश्योरेंसेस की जो सोल्यूशन है लार्जली 1 साल की रिस्क कवरेज होती है। बट इक्वली हम कुछ प्रोडक्ट लाइंस में जैसे हेल्थ है, जैसे होम है, जैसे अदर रिटेल लाइंस है, उस पे हम हमारी जो इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 1 साल के ऊपर की ऑफरिंग भी हो सकती है। तो जैसे हेल्थ में जनरली हम 3 साल की भी कवरेज देते हैं, 5 साल। हाँ, मैं एग्जैक्टली आपकी बात समझ गया गोपाल जी। अब थोड़ा सा आके आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट पे। अब एग्जैक्टली यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट आपका खुद का कितना स्ट्रांग होगा या फिर मोर और लेस आपकी डिपेंडेंस जो है वो बैंक चैनल्स पे डिपेंड करेगी? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं आप? From an ICICI Lombard standpoint, and आज की बात नहीं है, it is the way how we have kind of run the operations. इन जनरल अगर आप देखिए हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकअप रही है वो काफी डिस्ट्रीब्यूटेड रहा है अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अगर आप मोटर डीलर्स की बात करें, अगर आप एजेंट की बात करें, अगर आप बैंक डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बात कर रहे थे, या इक्वली जो हमारी डिजिटल अपॉर्चुनिटीज है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट रही है फ्रॉम एन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्टैंड पॉइंट सारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में रही है मोर और लेस इक्वली अक्रॉस वेरियस टाइम पीरियड्स। एंड उसी तरह से हम फोकस करेंगे सो दैट हमारी जो कंसंट्रेशन जो एक पर्टिकुलर चैनल पे जितना हो सके वी हैव ट्राइड टू काइंड ऑफ कीप दैट मिनिमल। एंड जो आप बैंक की बात कर रहे हैं, हमारे लिए आईसीआईसीआई बैंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप देखें क्योंकि कस्टमर की जो एक्सेस रहती है, कस्टमर कैन कम उनके इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स टू अ डीलर, कस्टमर बहुत सारे इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स एजेंट के थ्रू फुलफिल कर लेते हैं। ओके गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पूरी बातचीत में शामिल हुए, नंबर्स पर बात की और आपने भविष्य को लेकर टिप्पणी भी की। शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। मीनवाइल निफ्टी में एक साइजेबल पुल बैक लोअर लेवल से करीब 50, 60, 70, 80 अंकों के पुल बैक के साथ निफ्टी आईटी आज का लीडर और एक स्टॉक नजर रखिएगा, दैट्स रिलायंस, जो कि निफ्टी को एक रिक्वायर्ड
पुश देने की पूरी कोशिश करता हुआ, एंड B2 एज वेल, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। बहरहाल इस कार्यक्रम 10 के दिनदार ट्रेड को अब एक यहीं विराम देते हैं, और अगला कार्यक्रम ट्रेडर्स हॉटलाइन। आपका कोई भी प्रश्न है ज़रूर पूछिएगा CNBC आवाज़ के मंच पर। अगला कार्यक्रम कंचन और श्रेया के साथ। नमस्कार।